समय तक क्लियर हो जाता है जी तो उनका भी इंतजार करना चाहिए। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, इस चुनाव में जी भारतीय जनता पार्टी और सभी दलों ने अपना अपना चुनाव लड़ा, जनता के बीच गए, जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास के मुद्दों की बात की, कर्नाटक के विकास की बात की। जी और जिस प्रकार से कर्नाटक की जो इकोनॉमी थी, उस इकोनॉमी को भी बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी ने जी काफी काम किया। आज वहां पर जो प्रति व्यक्ति आय है, जी वह प्रति व्यक्ति आय भी जो थी उससे 3 गुना ज्यादा हुई, और राष्ट्रीय औसत जो है उससे भी काफी ज्यादा हो गया। जी तो यह सब करने का सौभाग्य भी भारतीय जनता पार्टी को मिला। विकास के जो आयाम वहां पर गढ़े गए, जी वहां से जो एक्सपोर्ट जा रहा है, जी हर साल प्रतिवर्ष 90,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट्स हो रहा है। जी तो ये बहुत सारे जो वहां पर जो रोजगार के जो अवसर उत्पन्न कराए गए, जी उसके कारण उस पर लड़े। दूसरा विपक्ष ने आप देखिए जिस प्रकार से लड़ाई की, जी तो मान जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को गालियां देते रहते हैं, तो जहरीला नाग बोला गया। जी और उन जो सिद्धाराम जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, जी तो इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि उनके बेटे ने भी कहा, जो बेटे ने उनको अयोग्य बताया, मैं कह नहीं सकता, गालियां बकते हैं, सैकड़ों गालियां प्रधानमंत्री जी को दी हुई है। तो नेगेटिव कांग्रेस जो है नेगेटिव चुनाव प्रचार करती है। पीएफआई को तो ऑलरेडी भारत सरकार ने बैन कर दिया है। इसके कारण से किसी भी राज्य में पीएफआई का प्रासंगिकता ही नहीं उठती, क्योंकि पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है, जिस जी तरीके से वो राष्ट्र विरोधी संगठन है। तो जी भारत सरकार ने उसको बैन कर दिया, तो वो कहीं भारत में किसी भी जगह नहीं। जी लेकिन जानबूझ करके पीएफआई के साथ किसको जोड़ा? बजरंग दल को जोड़ा, बजरंग भक्त को जोड़ा। जो जी मैं ये नहीं कहता कि सारे, बजरंग दल जो है, बजरंग दल के पूरे देश भर में जो कार्यकर्ता हैं, जो जी सदस्य हैं, वो लगभग 20 लाख के करीब हैं, और अनऑफिशियल और ज्यादा होंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे बजरंग दल के जितने लोग हैं वो सभी सभी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में रहते हैं, या उन्होंने जी कुछ ऐसा आतंकी कार्य का काम किया हो, कभी नहीं किया। जी सामाजिक संगठन है बजरंग दल, और बजरंग दल के लोग हर जगह जब भी जरूरत पड़ती है उस समय काम आते हैं, देश के लिए, मानवता के लिए समर्पित रहते हैं। एक आध दो केस अगर कोई व्यक्ति, ऐसे तो कई सारी जगह पे भी होते हैं, कांग्रेस में भी कई लोग हैं उनके ऊपर भी बहुत गंभीर आरोप लगे हुए हैं, देश तोड़ने के आरोप लगे हुए हैं। तो ऐसा कहीं अगर एक आध दो का नाम लेकर के बोलते हैं तो ये बेईमानी है कि जी बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसका मतलब ये था, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम सब ने कहा जी कि एक बार भगवान राम को ताले में बंद कर दिया, वो बजरंग बली, मतलब वही आस्था, हमारी जो भगवा आस्था है, सैफरॉन आस्था है, भारत जी का जो दर्शन है, चिंतन है, उसके ऊपर ताला लगाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी। हमने उस पर बात की, और बिल्कुल जी सही भी है। ये बहुत बड़ी आघात है, भारत की सांस्कृतिक राष्ट्र एकता के साथ भी एक बहुत बड़ा आघात है, लोकतांत्रिक आघात है। जी। तो भाजपा प्रवक्ता इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी कह रहे हैं तमाम बातें, लेकिन एक सार जो उनकी बातों का देखा जाए विपिन जी, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी यानी कि नकारात्मक प्रचार किया। दूसरी बात, अपशब्दों की जो एक सीमा थी वो पार हो गई कांग्रेस के प्रचार में। और तीसरी बात, धर्म की आड़ लेकर राजनीति कांग्रेस ने की। तमाम आरोप आपकी पार्टी पर। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को मैं बताना चाहूंगा जी कि कांग्रेस पार्टी इस तरह से काम नहीं करती है। जर्सी गाय किसने कहा था? बछड़ा किसने कहा था? खूनी पंजा का हवाला किसने दिया था? और ये बात कर रहे हैं कि नाग और इस प्रकार के बयानबाजी हमारे राष्ट्रपति के बारे में। अरे, कर्नाटक की जनता समझ गई थी कि देश के प्रधानमंत्री आऊंगा सर, फिर आऊंगा आपके पास। देश के प्रधानमंत्री आज देश में महंगाई व्याप्त है, ये मोदी जी जनता के सामने जाके अपना दुखड़ा रोने लगे कि मुझे 91 गाली दी गई। ये खाली गाली गिनने का काम करते हैं। कर्नाटक की जनता समझ गई कि भैया हम तो महंगाई से परेशान हैं, हमारे प्रदेश के अंदर में भ्रष्टाचार हो रहा है, 40% की सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, और देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पे बैठने के बाद ये अपना दुखड़ा रो रहे हैं लोगों के सामने कि मुझे गालियां दी गई, मुझे ये बोला गया। राहुल गांधी जी को कितनी गालियां देते हैं इन लोग, बार बार पानी पी पी के गालियां देते हैं, मगर राहुल जी कहते हैं कि मैं गाली सुनूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं देश की जनता की सेवा करूंगा। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। यूपीए 2 में अगर राहुल जी चाहते तो देश के प्रधानमंत्री उसी समय बन जाते, मगर राहुल जी ने कहा कि नहीं, मुझे देश का प्रधानमंत्री अभी नहीं बनना है, मुझे हिंदुस्तान घूमना है। और राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली, जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जब निकाली, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर श्रीनगर तक
यात्रा के 45 दिन बाद अचानक से भारतीय जनता पार्टी सरकार में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के इशारे पे पुलिस आते हैं घर पे कि किन किन लोगों ने आपको क्या क्या बताया। ये भारतीय जनता पार्टी खाली और खाली ड्रामेबाज, नकली बात, किस तरह से जनता के सामने अपने आप को हम एकदम रो के किस तरह से बेवकूफ बनाए, साम दाम दंड भेद किस तरह से राजनीति करें और कैसे भी करके हम सत्ता में काबिज हो जाएं, हमारी सरकार बन जाए ताकि हम पब्लिक को बेवकूफ बनाएं। इन्होंने कहा था कि 15 लाख हर व्यक्ति खाते में आएगा। क्या 15 लाख रुपए खाते में आ गया आपके? क्या 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल गया हर वर्ष? अब एक कहते हैं भैया पकौड़ा तलिए। अब कोई माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाई कराता है, इंजीनियरिंग कराता है, अपने खून पसीने की कमाई लगा के पाई अपने बच्चे को एडमिशन दिलाता है महंगे महंगे कॉलेजों में। अब जब उसका डिग्री मिल जाता है तो पता चला कि वैकेंसियां नहीं आ रही हैं देश में। अब मोदी जी तो खाली गाली दी तो कर्नाटक की जनता जान गई है जी। और हम स्पष्ट तौर से हम सही पे विश्वास करते हैं जी। हम झूठ बात नहीं करते हैं। हम पूरी तरह से मुद्दे के आधार पे चुनाव लड़ते हैं। हमने कभी धर्म को अपना हथियार बनाया ही नहीं है। अब ये बोल रहे थे कि राम जी को संकट में बांध दिए थे। अरे भाई साहब, आप थोड़ा सा इतिहास पढ़ लिया करिए, थोड़ा सा जानकारी दुरुस्त करिएगा कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, ठीक है। वो तो हम राजनीति करना ही नहीं चाहते भगवान के आड़ को लेके, क्योंकि भगवान हमारे आराध्य देव हैं हर व्यक्ति को जी। और हम खुद उस चीज को समझते हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। सत्येंद्र जी जवाब दें। देखिए अमित जी, मैं बता दूं आपको जी कि मेरे मित्र कह रहे हैं, ये बात इनको कैसे मैं बताऊं कि कांग्रेस जो है बिल्कुल रंगा सियार की तरह व्यवहार करती है, या कहें कि शेर की खाल ओढ़ के भेड़िया जैसे जाता वैसी बात करती है। अभी ये आकर के चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। यह वही कांग्रेस है जो, अगर मैं आपको 4-5 मुद्दों पे बता दूं, जैसे कि इन्होंने बोला तो भारत जो अभी भगवान राम की बात हो रही है, तो भगवान राम के ऊपर क्या किया, अभी ये बात कर रहे हैं, ऐसी पॉलिश चिकनी चुपड़ी बात कर रहे हैं। जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने भगवान राम, सीता, हनुमान, भरत, लक्ष्मण सबको काल्पनिक कहा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा पेश करके बोला कि इस प्रकार के कोई चरित्र भारत में नहीं हुए हैं। तो काल्पनिक बताने का काम कर महापाप किया किसने? कांग्रेस ने। और अभी की बात ले लीजिए, इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और गुजरात से आते हैं, गुजरात के बड़े नेता है भरत सिंह सोलंकी जी। वो है भगवान राम के अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर जो बन रहा है, उस मंदिर के बारे में क्या कहते हैं कि उस पत्थर जो भगवान राम की जो मंदिर बन रहा है, शिलाओं पे जो कुत्ते होते हैं ना, वो यूरिन कर रहे हैं। मैं और शब्दों में नहीं बोल रहा, मैं थोड़ी भाषा की गरिमा रखता हूं, लेकिन ये भाषा की गरिमा को तार करने का काम और हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनकी भावनाओं से खेलने का काम, धर्म की आस्था से खेलने का काम, खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस हमेशा करती आई है। ये भरत सिंह सोलंकी के कान मरोड़े। ये कांग्रेस अपने आप को माफी मांगे कि किस प्रकार से कांग्रेस ने भगवान राम और सीता, हनुमान सबको काल्पनिक कह दिया, कालनेमी की तरह। जिस प्रकार से रामायण में कालनेमी का वर्णन आता है, यह कांग्रेस कालनेमी की तरह व्यवहार करती है। वही राक्षस का वेश है, कांग्रेस राक्षसी प्रवृत्ति रखती है और ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें करके राम राम जपती है। मैं आपको बता दूं, अब इसी प्रकार से आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा की बात की, तो आप बताइए भारत जोड़ो यात्रा में जो मैं कह रहा था कि जो बजरंग दल के ऊपर इन्होंने आतंकी और इस प्रकार की बात की, भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के अंदर से गुजरी तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। और ये ऑन रिकॉर्ड है, कांग्रेस के नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा में, जो भारत जलाओ यात्रा थी या कांग्रेस की ब्रांडिंग यात्रा थी, राहुल गांधी की ब्रांडिंग यात्रा थी, उस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। और जिस प्रकार से उसमें भी हमारे जो एक ईसाई पादरी से केरल से जब यात्रा प्रारंभ हुई तो उस यात्रा में राहुल गांधी उनसे मिलने गए। जॉर्ज पोनैया उनका नाम है जो पादरी, और वो पादरी क्या करते हैं, उन्होंने भी उस समय नवदुर्गा का त्योहार चल रहा था, उस समय उनसे राहुल गांधी ने जानबूझ के पूछा कि आपके हिसाब से भगवान क्या होते हैं, तो बोले भगवान कोई गॉड वॉड नहीं होते, पावर नहीं होती, स्पिरिचुअल नहीं होते, शक्ति नहीं होती भगवान। तो उस समय शक्ति का त्योहार चल रहा था। और ये वही जॉर्ज पोनैया हैं जो ये कहते हैं कि भारत में वो जूते इसलिए पहनते हैं जिससे कि वह दूषित ना हो जाए, भारत माता से उनके पैर छू जाएंगे
स्पर्श होंगे तो वह भारत माता से प्रदूषित हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे। जो भारत माता को, भारत भूमि को इतना गंदा मानते हैं कि जिसके कारण वो जूते पहनते हैं, अपवित्र ना हो, ऐसे लोगों के साथ में कांग्रेस हमेशा से मिलती आई है और हमारे आस्थाओं से खिलवाड़ करती है, हमारे देश के खिलवाड़ करती है, राष्ट्रवाद से खिलवाड़ करती है। तो भारत जलाओ यात्रा थी। और इसी प्रकार से रोजगार की बात की, पकोड़ा तलने की और इशारा, तो आप देखिए कि रोजगार के ऊपर आप अभी हर 10 केंद्र सरकार लगभग 10-11 लाख नियुक्तियां दे रही है। हर माह रोजगार मेले चल रहे हैं, केंद्रीय नियुक्तियां हैं जो भारत सरकार की सरकारी नौकरियां हैं। मध्य प्रदेश के अंदर और ऐसे हर राज्य के अंदर सरकारी नौकरी दी जा रही है। मध्य प्रदेश में 1.25 लाख से ज्यादा नौकरी भरी जा रही है, पद दिए जा रहे हैं, काफी सारी नियुक्तियां भी हो गई हैं। और आप बात कर रहे हैं रोजगार की, तो रोजगार आप देखिए, जब तमाम विकास की चीजें हो रही है, युवाओं को बढ़ाया जा रहा है, तो फिर आपत्ति किस बात की? विपिन जी जवाब दें। देखिए, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, माननीय प्रवक्ता महोदय जी भारतीय जनता पार्टी के। जी, व्यापम घोटाला सुना था आपने? नहीं सुना था? व्यापम घोटाला पता है मध्य प्रदेश में कितने लोगों की बेगुनाहों की जान चली गई थी? वहां के जो किसान है अपना खेत बेच के अधिकारी के मंत्रियों को पैसा दे दिए थे, इसलिए लगातार हत्या हो रही थी। और ये क्या मेरे को समझ नहीं आता है कि लोग कहां से मनगढ़ंत कहानी बना के अब भारत जोड़ो यात्रा को भारत जलाओ यात्रा कह रहे हैं। अरे भारत जलाओ यात्रा थी। अबे भारत जोड़ो यात्रा को भारत जलाओ यात्रा कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी जी को भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। जवाब दे कांग्रेस, जवाब दे। मैं जवाब भारत जोड़ो यात्रा कि क्यों मध्य प्रदेश से जब यात्रा निकली, 100 किलोमीटर तो मध्य प्रदेश यात्रा निकली तो कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद भगवान के भक्त हैं, हिंदुत्व है, ये है वो है, कि कैसे आतंकियों को साथ में लिया। कश्मीर के अंदर साहस है, राहुल गांधी में तो साहस है नहीं, और आप कांग्रेस में नहीं, आप में अंदर साहस है। तो आप बताइए कि जॉर्ज पोनैया जो भारत माता में अपनी जूते से रोनता है, वो कहता है भारत माता, हमारा देश भारत, इसलिए जूते पहनता। क्या बेवकूफों की तरह आप बात करते हैं? थोड़ा सा बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिए। जिस तरह से यहाँ पर राम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिए और जवाब दीजिए कि जॉर्ज पोनैया ने क्या सही कहा था। आप जॉर्ज पोनैया की बात का समर्थन करते हैं या जॉर्ज पोनैया की बात का विरोध करते हैं? आप बताइए। आपके राहुल गांधी जी मिले थे उनसे यात्रा के समय, जो भारत जूते इसलिए पहनते हैं जिससे कि वो भारत माता से बचे रहें, भारत माता से उनके पैर गंदे ना हो। अरे भारत माता हमारी भी है, आपकी भारत माता नहीं है। कोई आपने खरीद नहीं लिया है, हमसे बड़े हिंदू नहीं है आप। हम भी हिंदू है। एक खरीदने का काम सिर्फ कांग्रेस ही करती है और विक्रय करती है, खरीदना बेचना हमने उसको जीते हैं, हम अनुभव करते हैं। आपकी तो सिर्फ एक ही माता है और वो है सोनिया माता। हमको भी हनुमान चालीसा आता भक्ति है, करते रहते हमसे बड़े हैं और हिंदू एक नहीं हो। कांग्रेस एक ही मंत्र पढ़ती रहती है, सोनिया माता का, खाली भगवान के नाम पे वोट नहीं मिलता है, कुछ काम करना पड़ता है। 21वीं सदी का भारत है, देश की जनता जान रही है। अच्छे दिन आएंगे, भगनी जीजा जी, 15 रुपया आएगा, हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। माँ गंगा बहुत मैली हो गई है, गंगा को सफाई करेंगे। ये देश की जनता जान रही है, 125 करोड़ जनता जान रही है। खाली धर्म के नाम पे राजनीति करके खाली हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो और कैसे जॉर्ज पोनैया को आप सही मानेंगे क्या? जॉर्ज पोनैया ने कहा भारत मैं जूते इसलिए पहनता हूँ कि हम बचा रहा हूँ भारत भूमि से, ये भारत देश की भूमि से बचा रहा हूँ, अपवित्र ना हो जाए। और विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी गॉड इज नॉट लाइक शक्ति और दुर्गा, नव दुर्गा चल रही है और वो कह रहे हैं कि भगवान जो है गॉड इज नॉट लाइक दैट शक्ति। तो शक्ति बातें करते हो आप खरीदने के लिए? मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, कर्नाटक की जनता जान गई है, कर्नाटक की जनता समझ रही है, इस तरह से रुझान आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है। सिकंदर जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं टीवी 24 के आउटपुट हेड। सिकंदर जी, क्या आपको लगता है कि इस बार भी जो कर्नाटक का चुनाव था, वहां जो धर्म का मुद्दा था वो काफी ज्यादा हावी हो गया, दोनों ही पार्टियों की तरफ से बयानबाजी का दौर चला, ऐसे में जो बुनियादी मुद्दे थे कर्नाटक के वो कहीं ना कहीं ओवरलैप हो गए? निश्चित रूप से जी, जब जैसे ही घोषणा पत्र कांग्रेस का जारी हुआ जी और उसमें पीएफआई और बजरंग दल पर बैन की बात आई जी, और 2 टर्निंग पॉइंट रहे जी कर्नाटक चुनाव और उसके प्रचार में जी। एक तो आपका घोषणा पत्र कांग्रेस का जारी होना जी,
और घोषणा पत्र में दोनों संगठनों पर बैन की बात, बजरंग दल और पीएफआई पर जी। तो दूसरा जो है, जो खड़गे जी का जो बयान आया जी, हालांकि उन्होंने बाद में उसके लिए माफी मांग ली, उन्हें एहसास हो गया था कि मैं गलत कर गया हूं जी। तो ये दो ऐसे घटनाक्रम रहे जो चुनाव का जो मूल मुद्दा था, जो कर्नाटक का जो विषय था जी, वो उससे भटक गया जी। उसको एक तरफ बीजेपी उस पर आक्रामक हो गई जी, और कांग्रेस वहां बचाव की मुद्रा में आ गई जी। लेकिन बचाव की मुद्रा में केवल खड़गे जी के बयान में कांग्रेस आई जी, बजरंग दल के मामले में आक्रामक हो गई जी। तो निश्चित रूप से जो है धर्म का मुद्दा जो है जी, वो इस चुनाव में आखिरी दौर में हावी रहा जी। और जैसा कि मैंने पहले भी अभी बताया था आपको जी, कि इसका लाभ बीजेपी नहीं उठा पाई जी। क्योंकि जो मैं कह रहा हूं कि जो संगठन में जो हिंदुओं में जो जातिवाद की व्यवस्था है, जैसे वहां लिंगायत के प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं तो या बाकी दूसरे समुदाय हैं, वो समुदाय में बटे हुए थे जी। उनके अपने अपने सोच थे जी। लेकिन जो है जैसा कि देखा जाए है मुस्लिम वोट के रूप में जाना जाता है जी। तो वो ध्रुवीकरण हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है जी। कांग्रेस को उसका फायदा भी हुआ है और एक जो सबसे बड़ी बात है जी। कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी तो चलती है, निश्चित रूप से होता है, सरकार जहां रहती है वहां सरकार से कुछ नाराजगी भी होती है जी। अब जहां तक वोटों की बात है जी। मैं मानता हूं कि आज की स्थिति देश में वैसी नहीं है जो पहले कभी हुआ करती थी। आज क्या है कि अधिकांश परिवार किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं, वो अपने दल के प्रति निष्ठा रखते हैं जी। चुनाव के समय में भी वो वोट उनको देते हैं। होता यह है केवल कि अगर किसी दल का कोई कार्यकर्ता, कोई परिवार नाराज होता है तो या तो वो न्यूट्रल होता है या अगेंस्ट वोटिंग करता है। केवल 5% मतदाता होते हैं जो निर्णायक होते हैं, वो समय परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेते हैं। बाकी आप कहीं से जो तय है, जो सीटें तय हैं या जो इलाके तय हैं, वहां से कांग्रेस या बीजेपी या जो भी पार्टियां हैं वो अपने किसी उम्मीदवार को खड़े उतने प्रतिशत या उतने वोट उनको मिलते ही मिलते हैं जी। आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। 5% वोटों का इधर से उधर होना ही जो है चुनाव के परिणाम में भारी असर डालता है जी। तो कर्नाटक में भी यही देखने को मिला है। बिल्कुल, यानी कि वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, धर्म का मुद्दा इतना हावी रहा कि जो बुनियादी मुद्दे थे वो काफी पिछड़ गए। लेकिन सत्येंद्र जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो खुद एक स्टार प्रचारक के तौर पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी की बागडोर संभाले हुए थे और जब वापस लौटे तब भी बयानबाजी का दौर लगातार जारी था और जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया बजरंग दल को बैन करने की बात उसमें कही गई तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद फ्रंट फुट पर आए। लेकिन क्या आपको लगता है ये जो तमाम विषय थे बीजेपी के लिए फेवर में साबित होने थे, लेकिन सियासी समीकरण कुछ इस तरह से बने कि बीजेपी भी बैकफुट पर आ गई? ऐसा नहीं है। शिवराज जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जी। और उनका जो संगठन कौशल पूरा देश ही जानता, मध्य प्रदेश ही नहीं जी, संपूर्ण भारत के अंदर उनके संगठन कौशल के लिए वो विख्यात हैं। उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ से ज्यादा के सदस्यों की सबसे बड़ी पार्टी बनी। और माननीय शिवराज जी जब गए वहां पर तो निसंदेह जो अभी बात हो रही थी कि हमारे यहाँ माननीय कमलनाथ जी ने कहा था बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता देंगे 4,000 रुपए महीने का, तो 4 बेरोजगारों को 4 रुपए भी नहीं दिए गए, तो उस बात को वहां पर रखा गया। कर्ज माफी की बात किसानों की करती है तो कांग्रेस ने यहाँ पर अभी फेल हुई थी क्योंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में रही 2 वित्तीय वर्ष इनको मिले और कांग्रेस 50,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इतने समय में ही लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिया, विभिन्न योजनाओं विभिन्न मदों में सब जगह दिया। तो यह बातें हम वहां पर रख के आए। विकास की बात करें तो 40,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी, आज मध्य प्रदेश में 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें हैं और बढ़िया सड़कें हैं। तो एक कनेक्टिविटी, तो वही सब बातें माननीय शिवराज जी ने वहां बताई और निसंदेह उसका प्रभाव पड़ा है। और आज जो फाइट आ रही है कि बहुत जो फाइट है वो संघर्ष दिख रहे हैं आप, दिख रहा है और ये अभी आगे आप देखिए बिल्कुल सही होगा। जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि कर्नाटक का जो राजनीतिक जो प्रवृत्ति रही है, जो राजनीतिक सेंटिमेंट रहा है, कर्नाटक का परसेप्शन रहा है, वहां पर कभी भी कोई भी दल पिछले 38 वर्षों से पुनः दूसरी बार सत्ता में विराजित नहीं हुआ है। तो इसके कारण एक विषय ये भी रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं आज इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सीटें नेक टू नेक चल रही हैं अभी, आप ऐसा नहीं कह सकते कोई भी, और जो भी हार जीत का जो मार्जिन होगा बहुत ही कम होगा। तो आप
इंतजार करिए, 1 बजे के आसपास, जब 1-2 बजे के आसपास बिल्कुल ये सब क्लियर होगा और उसमें मुझे अभी भी विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आगे निकलेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि हमारे समस्त नेताओं ने विकास के मुद्दे की बात की। कांग्रेस ने देखिए धर्म की बात, बांटने की बात कौन करता है? अगर रिजर्वेशन देना तो सारे धर्मों को दो। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम जाति आधार, हम जो वहां पर जो रिजर्वेशन है, जो सही मायने में गरीब हैं और जो लिंगायत हैं, बोकालिगा हैं, उनको जो 4% का रिजर्वेशन देंगे। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम मुस्लिमों का फिर से रीइंस्टेट करेंगे रिजर्वेशन। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता है। हमने जो केंद्र में रहे अभी हैं हम, तो हमने 10% सामान्य निर्धन वर्ग को दिया। तो इस प्रकार से हमने जो आरक्षण के लिए जो काम किया है, वह काम हमने वहां बताया और निसंदेह ये सारा, और विकास की जो मैंने बात कही कि 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रतिवर्ष वहां से निर्यात हो रहा था। और जो कर्नाटक है आज शुरू के 3 राज्यों में आ गया, प्रथम 3 राज्यों के अंदर कर्नाटक है अग्रणी, जो कभी 17वें नंबर पे हुआ करता था कर्नाटक जी। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी और सब ने जो उसको दिशा दिखाई है, तो कर्नाटक के ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज शुरू के प्रथम 3 राज्यों में कर्नाटक की गिनती होती है और जीडीपी के मामले में भी बहुत अग्रणी राज्य है। 3 गुना से ज्यादा हमने वहां प्रति व्यक्ति आए हैं और राष्ट्रीय औसत जो है उससे भी कहीं अधिक, दुगने के करीब प्रति व्यक्ति आए कर्नाटक के लोगों की है। तो ये बहुत बड़ी बात है जी। चलिए, तो माननीय शिवराज जी ने अभूतपूर्व वहां पर अपना परिचय जी। ये कह रही है बीजेपी विपिन जी की विकास के तमाम काम हुए हैं और विकास के आधार पर ही वोट मांगे गए, लेकिन कांग्रेस के पास इस बार का क्या मुख्य एजेंडा रहा इस पूरे चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता के प्रवक्ता जी ने कहा कि शिवराज सिंह जी जाके वहां विकास का पैमाना बताने का काम किया जी। अब मुझे समझ आया कि एक्चुअल में हुआ क्या, क्योंकि कर्नाटक के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, स्टूडेंट भी वहां के समझते हैं। बहुत सारे नए नौजवान जो इस बार पहली बार वोट देने गए थे जी। बहुत बड़ा मामला हुआ था, व्यापम घोटाला, कई सारे लोगों की जान चली गई थी। और ये कहते हैं कि खाली भारतीय जनता पार्टी बहुत विकास करती है जी। मतलब इसके पहले देश की आजादी के बाद विकास हुआ नहीं। पता है कौन है? दिग्विजय सिंह, माननीय दिग्विजय सिंह। कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार, महाभ्रष्टाचार हुआ था। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, सुनिए भाई, मैंने इनको बीच में बोला क्या? घंटों अमित जी, इनको यार गुस्सा बढ़ाता है। मैं फिर आऊंगा आपके पास। सुनिए आप, पहले आप सुना करिए भाई जी। विपिन जी, मैं आपके बीच में बोला है, जब बोल रहा था मैं बोला, मैं नहीं बोला ना, आपकी बात पूरी डाल दीजिए भाई साहब। विकास की बात मतलब आजादी के बाद 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद तो कभी विकास हुआ ही नहीं। इतने सारे जो एम्स बन गए, जो हमने बांध बना दिए, भाखड़ा नागल से लेके हीराकुंड, कई प्रकार के जो बांध थे, आईआईटी का हमने नींव रखा, हमने विकास नहीं किया। ये जब से 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी देश के अंदर में, तब से विकास हुआ है इनके कहने के हिसाब से। इनका तात्पर्य यही है, मतलब कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया ही नहीं। और जहां तक मेरी जानकारी के हिसाब से, मैं उतना ज्यादा इतिहास तो नहीं जानता हूँ, मंथर विकास किया है, उतना ज्यादा इतिहास नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, राहुल गांधी के परिवार के लोग शहीद हुए हैं, राहुल गांधी के लोग शहीद हुए हैं, राजीव गांधी जी की हत्या हुई है, आपके भारतीय जनता पार्टी के परिवार के किसी की हत्या हुई है क्या? आप गांधी परिवार करो, इस तरह बात मत करिए। मॉडल कांग्रेस ने बीच में बोलते हैं यार, हम इनके बीच में नहीं बोले। थोड़ा सुनिए चैन साहब, थोड़ा सुनिए। आप बोले, अब आप बात ना करिए, आप सुनिए, आप बहुत बड़े हैं हमसे, आप सुनिए। आप निकाल लीजिए मेरे मित्र। मतलब आजादी के बाद से कभी विकास हुआ ही नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब विकास हुआ, इन्होंने उल्लंघन किया था। इसके पहले विकास तो हुआ ही नहीं है। इसी प्रकार मैं पहले बता चुका हूँ, जहाँ ये इनको पता चल जाता कि हम हार रहे हैं, या तो वहाँ धर्म की राजनीति ले आएंगे, या तो वहाँ हिंदू मुस्लिम करा देंगे, या तो वहाँ कम्युनिज्म पैदा कर देंगे। सिर्फ नेशनल हेराल्ड चलता था, नेशनल हेराल्ड इनका जो इनकी जो पढ़ाई हुई है, ट्यूशन जहाँ से लिए हैं, वो तो खाली धर्म वाले ट्यूशन इनको दिया गया है। बहुत परंगत है इस क्षेत्र में, ये बहुत परंगत है। तो आप है महाराज, ये इतने ज्यादा परंगत है कि इससे तो का हनन करने में आप लोग क्या मालूम भाई कहाँ से लाते हैं यही सब इनका काम ही है। 24 आवर्स यही करते हैं, 7 डेज। इनको खाली एकदम मतलब बहुत बारीकी से सिखाया जाता है कि किस हिसाब से धर्म की राजनीति करिए। खाली विकास का जुमला दीजिए, विकास का जुमला। अच्छा, इनका कहना भी सही बात है
क्योंकि जुमला दे दे के तो भाई ये देश के प्रधानमंत्री बन गए। अरे ये जुमला है, जुमला दे दे के देश के प्रधानमंत्री बन गए। और उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री के बनने के बाद में ये 8,500 करोड़ रुपये के प्लेन में पूरे विश्व का पूरा भ्रमण कर रहे हैं। कोरोना में लोग यहाँ परेशान है, यहाँ नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। गंगा लाश गंगा में बह रही है, माँ गंगा की सफाई हुई नहीं। बाकी के सारा मीडिया को बात तो मानना पड़ेगा कांग्रेस में। एक अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं। जी सिकंदर जी, जिस तरह से एग्जिट पोल जब आने शुरू हुए, लगभग हर एग्जिट पोल में कांग्रेस की बढ़त साफ तौर पर देखी गई। लेकिन अगर हम बीते 38 सालों के ट्रेंड की बात करें, जिसका कुछ देर पहले सत्येंद्र जी ने भी जिक्र किया, तो क्या लगता है इस ट्रेंड को सेट कर पाना या तोड़ना कितना मुश्किल हो सकता है दोनों ही पार्टियों के लिए? देखिए, अंतिम फैसला लोकतंत्र में जनता करती है जी। पार्टियां प्रयास कर सकती हैं, उनके कार्यकर्ता मेहनत कर सकते हैं जी, करते भी हैं, उनके नेता भी करते हैं जी। ट्रेंड तोड़ना किसी पार्टी के बस की चीज नहीं है। ट्रेंड तोड़ने के लिए मैं जानता हूं जहां तक कि जो लोग अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं जी, वो काम करते हैं जी, वो निश्चित रूप से चुनाव जीतते हैं। कभी कभी हार का कारण कुछ और भी हो जाता है, पार्टी के कारण कभी कभी हार जाते हैं, वो अलग विषय है। तो जो जनमानस चाहेगा लोकतंत्र में उनकी जीत होगी जी। तो मैंने पहले भी आपको कहा कि ये केवल चुनाव के समय आज की तारीख में 5% जनता है जो फैसला करती है कि हमें किधर जाना है। बाकी अधिकांश जो है घरों में वो किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं जी। तो ट्रेंड तोड़ने की बात है तो आखिरी समय में चाहे कहीं का भी चुनाव हो, मेरा जो अनुभव है पिछले इतने सालों का, उसमें मैं इतना ही जानता हूं कि चुनाव का जब 1 साल रह जाता है किसी भी राज्य में, या लोकसभा की भी बात होती है तो 1 साल के बाद वो सारी पार्टियां सक्रिय हो जाती हैं और वो अपने अपने मुद्दों को लेकर आती हैं। जो सत्ता में होता है वो अपने विकास की बात करता है, जो कि होना भी चाहिए कि वो अपने उसने क्या किया है ये जनता को बताना चाहिए, और विपक्ष उस पर आरोप लगाता है। तो अब जनता जिस पर विश्वास कर ले, जो कि धरातल पे जो कुछ भी है वो तो देखता है। और आज की तारीख में तो अब कोई भी चीज छुपाई नहीं जा सकती। वो दौर गया कि कभी 2 दिन बाद अखबार आएगा तो लोग पढ़ेंगे। अब तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, सबके हाथ में मोबाइल है, हर चीज वायरल हो रही है। अब वायरल में भी क्या सच है क्या झूठ है ये अलग विषय है, लोग उसको किस रूप में लेते हैं। तो ट्रेंड तोड़ना जो है अब इतना आसान नहीं रह गया है। चलिए, तो ट्रेंड तोड़ना इतना आसान नहीं रह गया। और एक बड़ा अपडेट हम दर्शकों को दे दें, अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें कांग्रेस 224 सीटों में 117 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी के पाले में 77 सीटें अभी दिखाई दे रहे हैं। सत्येंद्र जी, जिस तरह से पहले भी आप कह रहे थे कि काफी कम मार्जिन से जो है अंतर दिख रहा है, लेकिन अब तो साफ तौर पर दिख रहा है कि लगभग हम बात करें तो 30 सीटों से भी ज्यादा में कांग्रेस की बढ़त दिख रही है। क्या इन रुझानों के बाद भी अभी उम्मीद है बीजेपी को? ये जिस प्रकार से कांग्रेस कर्नाटक का जो राजनीतिक स्थितियां रहती हैं तो आप पिछले भी इलेक्शंस हुए उसमें भी एकदम से नहीं क्लियर होता है। तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी 3-4 राउंड की मतगणना हुई होगी और मुझे लगता है क्योंकि कर्नाटक के अंदर भी लगभग 6 करोड़ के आसपास वोटर हैं वहां पर तो जो जितना 73% से ज्यादा का वोटिंग हुआ है तो करोड़ों लोगों ने उसमें वोट भी डाला है। तो अभी पूरा जब तक मतगणना ना हो जाए, 15-16 राउंड होते हैं, कहीं कहीं किसी विधानसभा में 20 से ज्यादा राउंड भी होते हैं मतगणना के, तो हमें इंतजार करना चाहिए। दूसरी बात अब इसलिए और अभी आगे पीछे होता रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 38 साल का जो रिकॉर्ड है कि वहां पर कोई भी दल जो है पुनः सत्ता में नहीं आ पाया। भारतीय जनता पार्टी निसंदेह अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और जो इसको विजय श्री में परिणत होने की मेरी आशा है और हो सकता बिल्कुल हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमने मेहनत की है, जो जनता का आशीर्वाद मिला है उससे जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी को कर्नाटक की जनता ने दिया होगा, ये निसंदेह। और इतने अच्छे तरीके से हम कम्बैट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दूसरी बार कहीं पे भी 38 साल में किसी भी राजनीतिक दल को यह अवसर नहीं मिला। फिर से हमें अवसर मिलेगा, यही भावना है, यही कामना हम करते हैं। चलिए विपिन जी, बीजेपी तो कहीं ना कहीं अभी भी आश्वस्त है कि एक बार फिर से जनता मौका देगी, लेकिन इन एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस की क्या राय है? माफ कीजिएगा, जो रुझान आ रहे हैं उसे लेकर कांग्रेस की क्या राय है? क्योंकि अभी आपकी पार्टी 116 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। देखिए,
लोकतंत्र में जब चुनाव, जब कैंपेनिंग हो रही थी, जब कर्नाटक के अंदर में प्रचार किया जा रहा था, जब कर्नाटक की जनता से हमारे नेता रूबरू हो रहे थे, चाहे रैलियों के माध्यम से, चाहे हैंडबिल बांटना हो, चाहे गांव-गांव में जाके प्रचार करना हो, हम उसी समय आश्वस्त हो गए थे कि इस बार कर्नाटक के अंदर में हमारी सरकार बनेगी। क्योंकि कर्नाटक में जिस तरह से खाली कमीशन खोरी चल रही थी, और जैन साहब जो बोल रहे थे, इनका कहना भी सही बात है कि हम तो चाहते ही हैं कि एक मजबूत विपक्ष होना भी चाहिए, और यही हमारे जो वरिष्ठ नेता नेहरू जी भी थे, उनका भी यही सोच था कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए जी, है ना। तो हम भी चाहते हैं कि भाई मजबूत विपक्ष हो, कम से कम इनकी भी अच्छी सीट आए, क्योंकि उससे क्या काम बढ़िया चलता है। हम कभी खरीदने फरोखने के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। और जो कर्नाटक के अंदर में इन लोग हर जगह खाली डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। और दूसरा चीज, हमें उस समय विश्वास हो गया था जब अभी नरेंद्र मोदी जी का चेहरा गायब कर दिया गया है, जगत प्रसाद नड्डा जी का चेहरा लगा दिया गया है, क्योंकि इनको आभास हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा सभाएं भी तो मोदी जी ने की, 19 सभाओं को संबोधित कर दिया 7 दिनों में, इसके अलावा 6 रोड शो हो गए। तो ब्रांडिंग तो बीजेपी के लगातार मोदी जी कर रहे थे। क्या है, मोदी जी को तो बड़ा शौक है कि भाई, उन्होंने बताया था ना कर्नाटक के अंदर जाके, मुझे 91 गाली दी गई है, वो भी दे दिया करो। उन्होंने बताया था ना कि मुझे 91 बार गाली दी गई है। भाइयों और बहनों, आप चाहते हो कर्नाटक का विकास कि नहीं चाहते हो? यही शब्द थे शायद, मैं ठीक से भी नहीं कर पा रहा हूँ, शायद यही शब्द थे। मतलब कर्नाटक की जनता समझ गई। चलिए जवाब भी ले लेते हैं। महंगाई से हम जूझ रहे हैं जी, रोजगार हमें नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है जी। मोदी जी हमारी समस्या भूल के अपनी समस्या हमारे सामने लेके आए हैं। 2 बार से मैं मान लो घर का मुखिया हूँ, तो मैं लोगों की समस्या दूर करूंगा कि अपनी समस्या बताऊंगा? ये तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, हर व्यक्ति समझता है, हर व्यक्ति समझता है। यहाँ आप कह रहे हैं ये समझ गए थे उसी होना चाहिए, यहाँ पर दाल ना गले। जी सत्येंद्र जी, जी रुक कर लेते सत्येंद्र जी का। जी सत्येंद्र जी जवाब दें। जी अमित जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जनता का आशीर्वाद सिर माथे पर, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान होती है। तो हम तो जनता के जनादेश का स्वागत करते हैं, और कहीं भी कोई कमी रहती है तो अपने सुधार भी करते हैं, समीक्षा करते हैं जी। और मैं बता दूं, पुनः मुझे आश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जिस प्रकार से मेरे मित्र कह रहे हैं, तो अभी विपक्ष की बात कहने लगे कि बीजेपी विपक्ष में बैठेगी, ये सब तो कांग्रेस तो 10 साल से लगातार लोकसभा में विपक्ष का नेता भी नहीं चुन पा रही, तो इस बात शोभा नहीं देती। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मित्रों को कांग्रेस के बढ़ रही है, तापमान बढ़ते जा रहा है, समय बीतते जा रहा है, धीरे-धीरे लाइन में आ रहे हैं, थोड़ा अच्छा काम करें, उनके पास बोल रहे हैं कि विपक्ष में बैठेंगे, एक्टिवेट होते हैं कान मरोड़ने से। तो जरा अपनी शक्तियों को इकट्ठा करें, क्योंकि 2 बार से देखिए मुंह की खा रही कांग्रेस। ऐसा जनता ऐसा इनको जवाब देती है, तमाचा मारती है जनता कि इनके 10% सीट भी नहीं आती है, 50 सीट नहीं आ पा रही है लोकसभा में, नेता विपक्ष नहीं बन पाता है साहब। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को यह आत्ममंथन नहीं कर पाती है, और सिर्फ कांग्रेस एक ही मंत्र दोहराता कि सिर्फ और सिर्फ एक परिवारवाद की परिक्रमा और पूजा करने में भगिनी जीजाजी अमित शाह का तो सिर्फ ये परिवार का डायनेस्टी का बोलना नहीं चाहूंगा। गुजरात में जिसके कारण कांग्रेस में दुर्गति हुई है, करने के बाद आज देश के इस पद पे आसीन है। 1970 के बाद से देखिए 50 साल बाद इंदिरा जी के समय था, ऐसा फिर उसके बाद कभी नहीं हुआ कि 2 बार मोदी जी को सरकार जनता ने आशीर्वाद दिया लोकसभा का, और आगे भी देखिए तीसरी बार होगा तो ऐसा विश्व रिकॉर्ड हो जाएगा। ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इस बार 2024 का भी चुनाव है, उसमें भी अभूतपूर्व आशीर्वाद मिलेगा और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी, आप देखिएगा। चलिए लोकसभा चुनाव की भी बात हम करेंगे जरूर इस डिबेट में। सिकंदर जी, 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, 23 के जो नतीजे हैं, कितना ज्यादा निर्णायक साबित होंगे उसके लिए? 23 के नतीजे पार्टियों को ऊर्जा देने का काम करेंगे जी। जो पार्टी विधानसभा चुनाव जीतेगी जी, उसके अंदर नई ऊर्जा रहेगी, वो चाहेंगे कि हम ये उत्साह बनाए रखें जी। तो जिसको कहा जाए कि मैच होने के पहले जो पूर्वाभ्यास होता है जी, वो पूर्वाभ्यास टाइप का होगा, और कार्यकर्ता से लेकर नेता तक वार्म अप हो जाएंगे जी। तो निश्चित रूप से 24 के लिए कोई रिजल्ट हो बनेगा वो ऐसा नहीं कह सकते हैं। कार्यकर्ता और पार्टियां तैयार हो जाएंगी,
जी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में बड़ा अंतर है। जी, बिल्कुल। हमने पिछले भी चुनाव में देखा है कि विधानसभा चुनाव कोई और पार्टी जीत गई और लोकसभा चुनाव, ये छत्तीसगढ़ जहां हम बैठे हैं इसका उदाहरण है कि विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन लोकसभा की अधिकांश सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में चली गई। हम यहीं पर विराम लेते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।